क्या आप एक ही बार में एमपीसीपीसीटी का स्कोर कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ मेगा टेस्ट सीरीज़ जो कि कंप्यूटर के बेस्ड होने वाली है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके पहले मैंने जो है आपको टाइपिंग सिखाया, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें, और कुछ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कराया था। अभी हम जो है 2026 के हिसाब से यहाँ पे मेगा टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके 52 नंबर के होते हैं उनको यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। और मुख्य रूप से अगर बात करें हम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य क्लर्क लेवल की वैकेंसी में आपको सीपीसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको जो सीपीसीटी है उसको पास करना बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखकर मैं आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें होता है ओएस। ठीक है, जो कंप्यूटर को बेसिक रूप से बेसिक एक्टिविटी और कंप्यूटर को चालू करने में मदद करता है। तो उसमें थ्रेड जो होती है वो क्या होती है? थ्रेड हैवी वेट प्रोसेस होती है क्या, मल्टी प्रोसेस होती है क्या, इंटर थ्रेड प्रोसेस होती है क्या, लाइट वेट प्रोसेस होती है? तो थ्रेड की अगर बात करें तो एक प्रोसेस है। मान लीजिए हम यूट्यूब में कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। चलिए मैं जो है सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, या फिर उदाहरण के लिए हम देखें तो हमने यूट्यूब खोले, यहाँ पे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने टाइप करे क्या, सीपीसीटी वाई अरविंद कर दो मेरे नाम से। ठीक है, और यहाँ हमने देखिए यहाँ कंप्लीट सीरीज़ है और इसमें जाकर हम जो है जैसे हिंदी टाइपिंग वाला है इसको हमने क्लिक करे और इसको क्लिक करने के बाद हमारा जो टाइपिंग है एक प्रकार से यहाँ चीज़ें प्ले हो चुकी है। ठीक है, तो हमने देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करे हैं, क्या क्या चीज़ें करे। देखिए सबसे पहले हमने जो है एक ब्राउज़र खोले, ब्राउज़र के बाद हमने यूट्यूब में गए सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद हमने सीपीसीटी वाला जो क्वेरी है उसको टाइप करे, हमारे सामने प्ले लिस्ट आ गई, उसको हमने क्लिक करे, ऐड को स्किप करे और हमारे सामने वीडियो प्ले हो गया। तो कितनी सारी चीज़ें हुई, मतलब हमने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट किया। तो हमारे पास में तो एक ही टास्क था कि वीडियो को प्ले करना है सीपीसीटी वाला। तो एक टास्क था, वो एक टास्क क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गई। क्या हो गई? प्रोसेस हो गई। परंतु इस प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स मतलब जो आपके क्रम है, जो भी सीक्वेंस है इसके काम करने के, उन सीक्वेंस को बोला जाता है थ्रेड। थ्रेड मतलब सिंपल अगर बोले तो लाइट वेट प्रोसेस, यानी कि ये हल्की प्रोसेस होती है। और इंटर थ्रेड प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है, आपस में कम्युनिकेशन करना। मल्टी प्रोसेस मतलब एक साथ ढेर सारी प्रोसेस। उसके बाद हैवी वेट प्रोसेस अपने आप में एक प्रोसेस कहलाती है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर लाइट वेट प्रोसेस है, यानी कि फोर्थ नंबर का है, हल्की प्रक्रिया। तो यहाँ थ्रेड क्या है, हम बात करते हैं थ्रेड की। तो थ्रेड क्या है, व्हाट इज थ्रेड, यानी कि थ्रेड एक प्रोग्राम के अंदर चलने वाली सबसे छोटी एग्जीक्यूशन यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी हल्की प्रोसेस हम बोल सकते हैं। तो प्रोसेस मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम, और थ्रेड का मतलब उसी प्रोग्राम के अंदर चलने वाला एक छोटा सा हिस्सा। उदाहरण के लिए अगर बोलें तो किसी प्रोसेस में, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हो सकती हैं या फिर उसी प्रोसेस में एक ही थ्रेड हो सकती है। जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए हमारे पास में एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन थ्रेड मिल गए, यानी तीन स्टेप में काम हुआ है। पर किसी किसी प्रोसेस में एक ही थ्रेड मिल जाती है, तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी कहलाती है। उसके बाद देखिए एम एस वर्ड की अगर बात करें तो एम एस वर्ड में टाइपिंग करना, ऑटो सेव हो जाना, स्पेलिंग चेक करना, ये सब क्या है, एक ही प्रोग्राम है। परंतु ये क्या है, ये सब आपस में थ्रेड है, जैसे थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3। आई होप समझ में आया होगा। थ्रेड दो प्रकार से हम देख सकते हैं, सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड, यानी कि मल्टी थ्रेड। तो एक समय में अगर एक ही काम हो रहा है या शो होता है तो उसे हम बोल देते हैं सिंगल थ्रेड। जैसे कि कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर सिंगल ऑपरेशन करता है एक समय में। पर बात करें हम एक समय में कई काम फास्ट और इफिशियंस हो जाता है, जैसे यूट्यूब में हमने वीडियो प्ले करे, साथ में हम कमेंट भी कर सकते हैं, ऐड शो हो रहा है, तो ये सब एक साथ हो रहा है। तो यूट्यूब के वीडियो में क्या हो जाता है, मल्टी थ्रेड देखने को मिल जाता है। साथ ही थ्रेड के प्रकार की अगर बात करें तो थ्रेड के टाइप्स हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे यूज़र लेवल हो जाती है और एक कर्नल लेवल। तो यूज़र लेवल का मतलब हो जाता है कि यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका पता नहीं होता है। जैसे जावा, जावा जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो थ्रेड होती है वो कहलाती है यूज़र लेवल थ्रेड। और दूसरी जो हो जाती है कर्नल लेवल। तो कर्नल लेवल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है और इसमें फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो थ्रेड होती है वो कहलाती है आपकी कर्नल लेवल। कर्नल मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग कहा जाता है। आगे बात करें तो हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे हैवी वेट प्रोसेस पूछा गया था, तो हैवी वेट प्रोसेस का मतलब हो जाता है जिसमें अलग अलग स्पेस हो जाता है मेमोरी में, या प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को मेमोरी शेयर नहीं कर सकता, क्रिएट और डिस्ट्रॉय
करना स्लो हो जाता है, रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। जैसे एम एस वर्ड की बात करें, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर है। यहाँ हैवी वेट प्रोसेस क्रैश हो जाए तो दूसरा प्रोसेस प्रभावित नहीं होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं हैवी वेट प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा चीज़ें पूछी गई थी, दूसरा ऑप्शन था मल्टी प्रोसेस। मल्टी प्रोसेस मतलब हो जाता है एक से अधिक प्रोसेस जो साथ साथ चल रहे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हर प्रोसेस जो हो जाता है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है, मेमोरी अलग अलग होती है, यहाँ पे CPU का बेहतर उपयोग हो जाता है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व यहाँ देखने को मिल जाता है, जैसे म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा ब्राउज़र भी खुला हुआ है, उसके बाद MS एक्सेल में आपका काम भी चल रहा है। तीनों अलग अलग प्रोसेस यानी कि मल्टी प्रोसेस है। और तीसरा जो ऑप्शन था थ्रेड प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। जैसे एक थ्रेड है दूसरी थ्रेड के बीच में, जैसे इसका जो आउटपुट आया वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसका जो आउटपुट आया वो इसके लिए इनपुट, और ऐसे ही क्रम चलते रहेगा। तो सभी प्रोसेस आपस में क्या हो रहा है, इंटर कम्युनिकेशन कर रही है, यानी कि इंटर थ्रेड प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस के अंदर मौजूद थ्रेड आपस में जो है डेटा को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सामंजस्य, डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना, मल्टी थ्रेडिंग को सेफ बनाए रखना, यानी कि वन थ्रेड डेटा लिख रहा है, पहला थ्रेड डेटा को राइट कर रहा है, दूसरा थ्रेड उसी डेटा को पढ़ रहा है, और दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सही तरीके से नहीं होती तो रेस कंडीशन हो जाती है, डेडलॉक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और लाइट वेट प्रोसेस हमने देखे लिए, एक प्रकार से क्या है, ये थ्रेड कहलाता है, ठीक है, जिसमें टाइपिंग, ऑटो सेव, स्पेलिंग चेक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मेरा उद्देश्य है कि जो क्वेश्चन है उसके आसपास भी जितने भी फैक्ट आ रहा है, यानी कि जो आपके फैक्ट बन सकते हैं CPCT एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे आप किसी भी प्रकार से नहीं फंसे। और साथ ही CPCT के अलावा अगर मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन या MCQs आपको किसी अन्य एग्जाम में भी होते हैं, तो वहाँ भी ये MCQs आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है। अब जब हमने कंप्यूटर के टाइप से देखे थे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत, तो कंप्यूटर के टाइप्स के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार मिलते थे। कौन कौन से, एक तो मिल जाता था उनके साइज़ के अकॉर्डिंग में, ठीक है, एक मिल जाता था उनका जो आपका प्रोसेस करने के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट जो मिल जाता था अलग अलग प्रकार से, मतलब पर्पस के हिसाब से। तो ये इसी प्रकार से अगर देखें तो अलग अलग कंप्यूटर हमको देखने को मिल जाते थे। तो बहुत सारे कंप्यूटर थे, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ सबसे तेज कौन सा है, तो स्वाभाविक सी बात, एनालॉग तो हो जाता है, ताप दाप माप में काम करता है। मिनी कंप्यूटर बिजनेस लेवल पे थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे। माइक्रो कंप्यूटर मिनी से थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर रह जाते हैं। पर बात हो रही सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर मतलब हैवी प्रोसेस, मल्टीपल CPU, पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग इसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा तेज तो यही होंगे सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर क्या होगा आपका, 4th नंबर। तो यहाँ देखिए आपको एनालॉग कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। एनालॉग कंप्यूटर मतलब एक प्रकार से कंटिन्यूअस डेटा पर काम करते हैं, मतलब ताप दाब माप के आधार पर ये काम करते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मल्टी यूज़र सिस्टम है, थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो, ये मिनी से कम होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण माइक्रो कंप्यूटर बोला गया। इसके बाद सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। साथ ही यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें, देखिए एनालॉग में आपका जो डेटा है कंटिन्यूअस यहाँ पे प्रोसेस होता है, मिनी कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में, सुपर में भी, माइक्रो में भी डिजिटल फॉर्मेट में। यूज़र की अगर बात करें तो एनालॉग सिंगल है, बाकी मिनी कंप्यूटर मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं एक साथ, माइक्रो में सिंगल और सुपर में भी मल्टीपल। स्पीड की बात करें तो एनालॉग की स्पीड काफ़ी लो होती है, मिनी कंप्यूटर की थोड़ी सी मीडियम होती है, और माइक्रो को भी मीडियम होती है, पर सुपर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक पावर वाला। कॉस्ट की बात करें तो ये मीडियम रहती है इसकी कॉस्ट एनालॉग की, मिनी कंप्यूटर की हाई रहती है, और जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी काफ़ी लो होती है, यानी कि पर्सनल एक व्यक्ति इसको परचेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वेरी हाई इसकी प्रोसेस या कॉस्ट होती है। इसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, लो एक्यूरेसी हो जाती है, और यहाँ पे हाई एक्यूरेसी हो जाती है मिनी में, और यहाँ पे भी आपको माइक्रो में भी मतलब मिनी के जैसे ही देखने को मिल जाती है, और सुपर कंप्यूटर में वेरी हाई एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। यूज़ केस की बात करें, मेजरमेंट के लिए एनालॉग की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर मिनी की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनल लेवल पे जो है आपका माइक्रो की, और रिसर्च वगैरह है, मौसम विज्ञान वगैरह है, तो आपको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, या फिर जो भी आपका पारा वगैरह थर्मामीटर होता है, ठीक है, तो वो एनालॉग में आ जाते हैं। उसके बाद PDP-11 जो है आपका क्या है, मिनी कंप्यूटर है। लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल आपके पर्सनल में आ जाते हैं, और परम आपका जो है सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में सेल A2 में लिखे गए व्यंजक।
अब देखिए एम एस एक्सेल में मान लीजिए हमने ये लिखे इक्वल तो होता है फॉर्मूला लगाने का स्टार्टिंग सिंबल, और A1 छोटा है या बराबर है किसके, B1 के। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारे आपको क्या दिए हैं, मतलब फैक्ट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ देखिए पहले नंबर में बोला है सेल A1 में मान सेल B1 के मान से कम होने पर ट्रू होगा, और सेल A1 में मान सेल B1 के मान से अधिक होने पर फॉल्स होगा। तो भाई जबकि बराबर लिखा है, बराबर की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, तो बराबर नहीं आया तो मतलब क्रॉस कर दो इसको। फिर दूसरा बोला है सेल A1 में मान सेल B1 में मान के बराबर या उससे अधिक होने पर। अब देखिए यहाँ पे कम है मतलब लेस देन है, तो अधिक आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद सेल A1 में मान सेल B1 के मान के बराबर या उससे कम होने पर ट्रू, और सेल A1 में मान सेल B1 के मान से अधिक होने पर फॉल्स। बिल्कुल देखिए कम होने पर क्या हो जाएगा, ट्रू, या फिर बराबर होने पर, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब छोटा भी रहेगा या बराबर भी रहेगा तो ट्रू, और नहीं तो अधिक रहेगा तो फॉल्स। तो आपका राइट आंसर 3 ही होने वाला है। चौथा भी पढ़ ही लो, सेल A1 में मान सेल जो B1 है, मतलब सेल A1 की जो वैल्यू है सेल B1 के वैल्यू के बराबर ना होने पर, ना होने पर देखिए, जबकि पूछा गया है बराबर होने पर, तो यहाँ पे ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आपका थर्ड नंबर का आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ देखिए आपको बात की जा रही है फॉर्मूला की, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला A1 और B1 के जो वैल्यू है उसकी तुलना करता है। A1 का मान B1 से छोटा या बराबर हो तो यहाँ पे परिणाम ट्रू आएगा, और नहीं तो आपका फॉल्स आएगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये छोटा है और यहाँ पे ये जो B1 है बड़ा है, तो सिंपल सी बात ट्रू आएगा। यहाँ 15 बराबर भी है तो भी ट्रू आएगा, और अगर अधिक हो गया तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखिए, ओपन ऑफिस राइटर, जो आपका सिंपल सी बात है MS ऑफिस है, वैसे ही ओपन ऑफिस राइटर है। राइटर मतलब एक प्रकार, ओपन ऑफिस तो एक प्रकार का बंडल है, पर राइटर उसके अंदर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड जो है वो आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और MS एक्सेल मतलब यहाँ पे कैल्क हो जाता है, तो यहाँ पे राइटर की बात की जा रही। तो राइटर में जो डेटा सोर्स व्यू है, डेटा सोर्स व्यू का मतलब हो जाता है मेल मर्ज वगैरह में हम देखते हैं, उसको खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फंक्शन की है जो है F4 है। इसके अलावा अगर देखें तो F4 तो हमने देख लिए, जैसे डेटाबेस देखना है, टेबल्स देखना है, क्वेरीज देखना है, मेल मर्ज डाटा देखना है, इन सभी के लिए हम उपयोग करेंगे क्या, F4 फंक्शन की ऑन ऑफ करने के लिए। पर बाकी जो चीज़ें दी गई है F7 जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए उपयोग की जाती है MS वर्ड में भी, F5 दी गई है वो नेविगेशन के लिए उपयोग की जाती है, F8 दी गई है वो सिलेक्शन मोड के लिए की जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है। तो देखिए सीधी सीधी बात की जा रही है कि प्रोग्राम के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए एक सुविधाजनक एनवायरनमेंट, मतलब जो आपका वातावरण है वो कौन प्रदान करता है। मान लीजिए कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में हमको एक डेवलपमेंट का काम करना है। डेवलपमेंट कैसे करोगे, सी उपयोग करोगे, C++, पाइथन है, या फिर जावा है, PHP है, कोई भी प्रोग्रामिंग का उपयोग करोगे। तो प्रोग्रामिंग का उपयोग कब करोगे, जब आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट कौन प्रदान करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, बिल्कुल है, देखिए सिस्टम प्रोग्राम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, यूटिलिटी सपोर्ट के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आपका सिस्टम स्लो हो गया, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह आ गई, जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ विंडो के साथ R दबाया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्प, ठीक है, टेम्प लिखा, और टेम्प लिखने के बाद देखिए पूरी फाइल आ गई, शिफ्ट के साथ में इसको डिलीट कर दूंगा। तो मेरे सिस्टम में जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं वो हट चुकी हैं, और मेरा सिस्टम फास्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं डिस्क क्लीनअप वगैरह कर लूँगा, या फिर जो है डिस्क ऑप्टिमाइजेशन है, तो सारे प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी में आ जाते हैं। फाइल मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती है, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को स्टोर करना, या फिर जो भी डिलीट करना, रीनेम करना, ये सब फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। और इसके लिए फाइल स्टैंडर्ड भी हो जाते हैं, जैसे FAT मतलब फाइल एलोकेशन टेबल हो गया, NTFS हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करें तो नेटवर्क मैनेजमेंट में भाई नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें जाती है, तो राइट आंसर हमारा A हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम की। तो सिस्टम प्रोग्राम बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्राम लिखने, चलाने और कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये काम करते हैं, और यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में एक सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। यहाँ पे ये प्रोग्रामर को डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, मान लीजिए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में बदलेगा, और 0 1 को फिर से ह्यूमन रीडेबल में बदलेगा, तो ये काम करता है कंपाइलर।
असेंबलर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए जो कोड है उसको 0 1 में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। और लिंकर जो है EXE फाइल से लिंक करता है लाइब्रेरी से, अगर कोई फाइल लोड करना है क्लासेस वगैरह तो लोडर उसमें काम करता है, और कोई एरर वगैरह आ जाए तो उसको हटाने के लिए डीबगर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हम सीधे सीधे बोलें तो सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर आ जाते हैं जो आपके डिवाइस को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं, फर्मवेयर आ जाते हैं वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, बायोस आ जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके अलावा प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं जो हमने देखे, यूटिलिटीज़ आ जाती है, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आया होगा सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट जो हमने देखे थे, केवल फाइल बनाना, हटाना, कॉपी करना, इसके अलावा प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये नहीं देता है। यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें तो सिस्टम मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप। नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करें तो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से सीधे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा सिस्टम प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम का पूर्ण रूप बताइए। तो CD क्या है? CD मतलब एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, और रोम मतलब हो जाता है, देखो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी। बोले तो ऐसा मेमोरी जिसमें डाटा एक बार रीड कर दिया गया, मतलब एक बार राइट कर दिया गया, तो वो सिर्फ उससे पढ़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहाँ स्टोर हो जाता है? रोम में हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी। पर CD भी एक प्रकार की रोम जैसी ही आ जाती है, जिसमें एक बार डाटा राइट हुआ तो दोबारा उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो यहाँ तो सेंट्रल तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों में कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रन नहीं आएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस ये भी नहीं आएगा। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब सेकंड नंबर का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको रोम के कुछ प्रकार दे रहा है, मतलब CD के। रोम मतलब हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका CDR मतलब रिकॉर्डेबल, CDRW मतलब रीराइटेबल। ये रिकॉर्ड की जा सकती है, यहाँ पे रीड ओनली है मतलब पहले ही से प्रोग्रामिंग है इसमें, और यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर से पेन ड्राइव जैसी स्थिति है, रीराइट कर सकते हैं। तो डेटा राइट करने की बात होती है तो CD रोम में डेटा राइट नहीं होता है, CDR में डेटा एक बार राइट हो सकता है, दोबारा उसमें सिर्फ रीड होता है, और CDRW में कई बार डेटा को री रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद डेटा इरेजिंग की बात करें तो CD रोम में डेटा इरेज नहीं होता है, CDR में भी एक बार रिकॉर्ड होने के बाद डेटा इरेज नहीं होता है, पर रीराइटेबल में डेटा को इरेज किया जा सकता है। इसके अलावा रीयूज़ मतलब बार बार, देखिए यहाँ पे रीयूज़ यहाँ पे नहीं किया जा सकता CD रोम को, यहाँ पे CDR को भी बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, और CDRW को भी किया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे यूज़ की बात करें सॉफ्टवेयर और मूवीज़ में आपको CD रोम का उपयोग देखने को मिल जाता है। म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक बैकअप में आपको CDR है, और टेम्परेरी डाटा स्टोर करना हटाना उसके लिए CDRW है। इसके साथ ही हम DVD की भी बात कर लेते हैं, DVD से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, वर्सेटाइल मतलब हर जगह उपयोग की जाने वाली, और इसी के साथ में आपका रोम भी है तो रीड ओनली मेमोरी। R मतलब रिकॉर्डेबल, फिर R प्लस वाली मतलब प्लस रिकॉर्डेबल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा RW मतलब रीराइटेबल, और प्लस मतलब हो जाता है प्लस रीराइटेबल। तो ये चीज़ें हो जाती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सब में है। अब जो DVD रोम है उसमें भी वही सिस्टम है कि भाई डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता, मूवी और सॉफ्टवेयर। बस जो CD होती है, CD की क्षमता 700 MB होती है, और DVD की क्षमता 4.7 GB होती है, और डबल साइड वाली जो होती है 8 GB के आसपास हो जाती है। अब बाकी चीज़ें पता आपको, रिकॉर्डेबल वाली एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, डेटा बैकअप जैसे। उसके बाद प्लस मतलब एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। रीराइटेबल में कई बार रिकॉर्ड किया जा सकता है और कई बार उसको हटाया भी जा सकता है। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, तो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है CD की, और यहाँ 4.7 GB या फिर 8.5 GB, मतलब सिंगल साइड में, सिंगल लेयर में आपकी 4.7 और डबल लेयर में 8.5 GB होती है। डेटा डेंसिटी की बात करें, डेटा डेंसिटी आपकी जो है इसमें कम मिल जाती है क्योंकि 700 MB है, और यहाँ पे अधिक मिल जाती है। जो लेज़र टेक्नोलॉजी इसमें इंफ्रारेड लेज़र है, उसमें रेड लेज़र उपयोग की जाती है। लेयर की बात करें, सिंगल लेयर में उपलब्ध हो जाती है CD, और ये दोनों लेयर में, सिंगल और डुअल में। जैसे सिंगल लेयर 4.7 और डुअल लेयर में आपका 8.5 GB। स्पीड
सीडी की स्पीड कम होती है और डीवीडी की स्पीड अधिक होती है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो सीडी में लो क्वालिटी होती है और डीवीडी में आपकी हाई क्वालिटी होती है। कॉमन यूजेस की बात करें तो म्यूज़िक है, स्मॉल डेटा है, इसमें आपको सीडी देखने को मिल जाती है और डीवीडी मूवी है, सॉफ्टवेयर इनमें देखने को मिल जाती है। टाइप्स की बात करें तो सीडी रोम है, सीडी आर है, सीडी आरडब्ल्यू है, तो ये सब इसके प्रकार है। और इसमें भी हमने देखे डीवीडी में बहुत सारे प्रकार। सीडी सस्ती होती है और डीवीडी महंगी होती है, परंतु आज की डेट में सीडी और डीवीडी का उपयोग काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि आज की डेट में एसएसडी आ गई है, पेन ड्राइव हाई क्वालिटी की, तो उनमें आज जो डाटा ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस जो जानकारी एंटर करती है, मतलब कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो जानकारी एंटर करने के लिए हम डिवाइसेस का उपयोग कर लेते हैं, जैसे माउस है या कीबोर्ड है या जो भी है, और आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन या संचार या संवाद करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ऐसी डिवाइसेस को क्या बोल देते हैं? ऐसी डिवाइसेस को बोल देते हैं इनपुट डिवाइस। और जो प्रोसेस करती है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे सीपीयू है, ठीक है। और जो हमें आउटपुट देती है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है, जैसे मॉनिटर है, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें देखे, कंप्यूटर में अगर देना है कुछ इनपुट तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस, और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे इनपुट डिवाइस, यानी कि आपका 4th नंबर का आंसर होगा। बाकी चीज़ें तो ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर का होता है, प्रोग्राम का जो है कंप्लीट बंडल होता है, प्रोग्राम्स का बंडल, जैसे एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। आउटपुट हमने देखें जो परिणाम प्रदान करती है। मिडिल वेयर का मतलब हो जाता है मिडिल सॉफ्टवेयर एक प्रकार से। तो 4th नंबर यहाँ पे इसका आंसर है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस हमने देखें, बाकी चीज़ें देखें तो आपको जो है प्रोग्राम होता है जो डिवाइस नहीं होती है सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट दिखाता मॉनिटर प्रिंटर। मिडिल वेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर लेयर होती है एक प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स या कंपोनेंट्स या घटक आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके माध्यम से सभी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं? तो इसे बोल दिया जाता है मदरबोर्ड। क्या बोल दिया जाता है? मदरबोर्ड। तो सीपीयू तो प्रोसेस करता है, ये आंसर नहीं होगा। मदरबोर्ड राइट आंसर है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी ग्राफिक्स पर प्रोसेसिंग करता है, जैसे जीपीयू है, या फिर हम बोल सकते हैं एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड या जो भी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, करंट में जब वर्किंग चलती होती है कंप्यूटर में तो उसे स्टोर करने का काम इस रैंडम एक्सेस मेमोरी का होता है। तो ये हमने देखें, राइट आंसर मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड एक तरीके से आप देखें एक्सपेंशन कॉर्ड होता है, जो सीपीयू मतलब सीपीयू है, मेमोरी है, या जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में उन सबको आपस में जोड़ने का काम कर लेता है। इसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। हीट सिंक वगैरह होती है। देखिए हीट सिंक मतलब जो हो जाता है आपके मदरबोर्ड में जो भी हीट होगी उसको एक प्रकार से एग्जॉस्ट करने का काम करेगा। एक्सपेंशन कॉर्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पीसीआई स्लॉट हो जाते हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड है या फिर साउंड कार्ड है, नेटवर्क कार्ड, इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक बैटरी होती है जो डेट एंड टाइम मेंटेन करती है, सीमोस बैटरी बोला जाता है। चलिए सीमोस का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं तो गूगल में सर्च कीजिए सीमोस और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है सजग हो तैयारी के प्रति। उसके बाद कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे साउंड से रिलेटेड कनेक्टर हो जाते हैं, ईथरनेट का कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो आपका बीजीए है या फिर पैरेलल पोर्ट हो जाता है, PS2 पोर्ट हो जाता है जो माउस के लिए उपयोग किए जाते हैं, कीबोर्ड के लिए। इसके अलावा सीपीयू का कॉर्ड मिल जाता है, यहाँ पे सीपीयू का स्लॉट जहाँ पे सीपीयू अटैच किया जाता है। साथ ही आप देखोगे छोटी छोटी मेमोरीज वगैरह भी दिख जाती है यहाँ पे, छोटे छोटे जो पार्ट्स हो जाते हैं मेमोरी के वो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जाता है हीट सिंक आपने देख लिए, सीपीयू सॉकेट देख लिए, एटीपी कनेक्टर जो पावर कनेक्टर हो जाता है, साटा पोर्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं रैम के लिए, मतलब डी रैम के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए रैम के स्लॉट आप देखोगे तो रैम आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखें तो मदरबोर्ड मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य सर्किट बोर्ड हो जाता है जो आपके कंप्यूटर में होता है, जिसके अंतर्गत सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, जीपीयू सभी आपस में जुड़कर क्या करते हैं, डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं। सभी कंपोनेंट आपस में संचार करते हैं इसी के माध्यम से। जैसे अगर बात करें अन्य विकल्प की तो सीपीयू यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लेता है, सर्किट बोर्ड नहीं होता ये। जीपीयू ग्राफिक्स पर प्रोसेसिंग करता है, ये भी सर्किट बोर्ड नहीं है। और रैम आपका जो है क्या कहलाता है, ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। अच्छा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को हम पीसीबी भी बोल सकते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड मतलब मुख्य सर्किट बोर्ड हो जाता है, मेन सर्किट बोर्ड जिसे हम बोल देते हैं, जिसके माध्यम से सभी घटक आपस में जुड़े होते हैं कंप्यूटर के। इसके मुख्य फंक्शंस जो हो जाते हैं सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क है, जीपीयू है, इन सभी को आपस में जोड़ना और सभी कंपोनेंट्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करना इसका मुख्य काम होता है। पावर सप्लाई
को जो है सभी पार्ट्स तक पहुंचाना इसी का दायित्व होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करना मदरबोर्ड का काम होता है। मदरबोर्ड के कुछ मुख्य भाग हो जाते हैं, जैसे सीपीयू का सॉकेट हो जाता है, प्रोसेसर लगाने की जगह बोल देते हैं इसे, रैम स्लॉट हो जाता है, मेमोरी लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, चिपसेट डेटा फ्लो को कंट्रोल कर लेता है, एक्सपेंशन स्लॉट जीपीयू साउंड कार्ड आदि के लिए हो जाता है, वायोस या यूईएफआई सिस्टम स्टार्टअप नियंत्रित कर लेता है, और कुछ पोर्ट्स हो जाते हैं जैसे एचडीएमआई है, यूएसबी है, लैन है, इनमें एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ मदरबोर्ड के कुछ प्रकार है, जैसे एटी मदरबोर्ड हो जाता है, एटीएक्स मदरबोर्ड हो जाता है, माइक्रो एटीएक्स, माइक्रो आईटीएक्स। तो ज़रूरत के हिसाब से सभी मदरबोर्ड को अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। कुछ मेन फैक्ट देख लेते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड भी कहा जाता है। सभी हार्डवेयर कंपोनेंट इसी पर जुड़े होते हैं और बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर पर काम नहीं हो सकता। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिसके द्वारा सभी जो कंपोनेंट्स है वो आपस में संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल के लिए आधुनिक जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसके माध्यम से हम आइकॉन पर क्लिक करके काम करा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया है। तो मोबाइल डिवाइस तो दो प्रकार की होती है, आप देखोगे तो आईफोन वगैरह आते हैं और एक आ जाते हैं आपके एंड्रॉयड। तो यहाँ पे जो आईफोन है, आईफोन में उपयोग किए जाते हैं आईओएस, ठीक है। और अगर बात करें हम एंड्रॉयड मोबाइल की, तो एंड्रॉयड मोबाइल में उपयोग किए जाते हैं एंड्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। बाकी मैक ओएस आपका उपयोग किया जाता है मैकबुक में। मैकबुक बोले तो जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं वो मैकबुक में इसका उपयोग किया जाता है। और Ubuntu लाइनेक्स की बात करें, जो आपका लाइनेक्स है वो तो हर एक में उपयोग किया जा सकता है, और जितने भी लैपटॉप है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी बताइए मुझे विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और कब लॉन्च हुआ है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैक ओएस का लेटेस्ट वर्जन जो मैक में चल रहा है उसका नाम भी आपको बताना है गूगल पर सर्च करके। यहाँ देखिए एंड्रॉयड राइट आंसर था इसका। बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा और। तो एंड्रॉयड जो है मोबाइल और टैबलेट के लिए उपयोग किया जाता है। यह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, टच स्क्रीन को सपोर्ट कर लेता है, और आज सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस एप्पल के डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए, Ubuntu यूनिटी डेस्कटॉप लाइनेक्स के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पीसी या लैपटॉप के लिए। एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड मतलब हो जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स के कर्नल पर आधारित है, और किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ओपन सोर्स है, मतलब इसकी कोडिंग जो है डाउनलोड की जा सकती है और उसको आपको जो है चेंज किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग की सुविधा इसमें है। ऐप बेस्ड सिस्टम है, मतलब प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस में एंड्रॉयड चल सकता है? वही स्मार्टफोन में चल सकता है, टैबलेट में, स्मार्ट टीवी में, स्मार्ट वॉच में, इन सभी में आपका जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड के कुछ प्रमुख वर्जन्स की बात करें तो वर्जन तो भले ही कि 1.0 से शुरू हुए थे, परंतु इंपॉर्टेंट अगर देखें तो एंड्रॉयड किटकैट है, एंड्रॉयड लॉलीपॉप है, मॉर्समेलो, ओरियो, पाई है। फिर 10 से शुरू हो गया तो अभी जो है 15 है, मतलब 16 भी लॉन्च हो चुका है कुछ डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपको सभी डिवाइसेस के लिए लगभग लगभग ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी नहीं है? तो बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी के अंतर्गत देखें तो देखिए बिहेवियर देख लेता है। बायोमेट्रिक मतलब आपका फेस डिटेक्ट कर लेना, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लेना, आइरिस है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बिहेवियर यानी व्यवहारिक रूप से बिल्कुल है, मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल ये भी सही है, और बायोलॉजिकल भी है, परंतु मैकाट्रा निकल यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। तो ये बायोमेट्रिक जो आप फिंगरप्रिंट वगैरह लगाते हैं वो चीज़ें बायोमेट्रिक कहलाती है। तो व्यवहारिक रूप से भी कर लेता है, रूपात्मक बोले तो मॉर्फोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ तो है, पर मैकाट्रा निकल ये आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो गलत है वही पूछा गया था, कौन सी श्रेणी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा सी ही होगा। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा बिहेवियर मतलब व्यवहारिक आदत बोले तो टाइपिंग पैटर्न है, गेट रिकॉग्निशन है, चलने की जो पैटर्न है। मॉर्फोलॉजिकल में आपका आकार, शरीर का संरचना पर आधारित जैसे फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स है, आइरिस है, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है। मैकाट्रॉनिकल मतलब बायोमेट्रिक श्रेणी तो नहीं है, यह कोई मानक बायोमेट्रिक कैटेगरी भी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। और बायोलॉजिकल में आपका यूज़र की जैविक विशेषताओं पर आधारित है, जैसे डीएनए है, रेटिना पैटर्न है, इन पर। तो ये आपका देखने को मिल जाएगा आंसर यहाँ पे कौन सा, मैकाट्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए जब वेब ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र मतलब हो जाता है इंटरनेट
में वेबसाइट को देखने का एक सॉफ्टवेयर। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जैसे गूगल क्रोम यहाँ पे है, मोज़िला फायरफॉक्स भी है, सफारी एप्पल डिवाइसेस में चलता है। तो तीनों तो वेब ब्राउज़र है, पर बचा क्या, बाइडू। तो बाइडू एक प्रकार से सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल सर्च देखते हैं, याहू सर्च देखते हैं, विकिपीडिया है, बिंग है, ये सब क्या है, सर्च इंजन। ऐसे ही आपका बाइडू भी क्या है, सर्च इंजन है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ब्राउज़र, ब्राउज़र होता क्या है? तो ब्राउज़र का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो वेब पेज या जो वेबसाइट होती है उसके अंतर्गत वीडियो है, इमेजेस है, अन्य सामग्री को डाउनलोड करने में यूज़र की मदद करता है या यूज़र को दिखाता है। और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, यानी कि आइकॉन बेस्ड यहाँ पे काम हो जाता है। इंटरनेट पर वेब पेज को खोलने और देखने की सुविधा देता है, जैसे गूगल क्रोम है, एप्पल का सफारी है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी बंद हो चुका है, इसके बदले माइक्रोसॉफ्ट एज आया, ब्रेव ब्राउज़र है, टॉर ब्राउज़र, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। इसके साथ ही हम बात करें कुछ प्रमुख ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम आपका विंडोज़ में, मैक में, लाइनेक्स में, एंड्रॉयड में, आईओएस में, इनमें सब में चलता है। और अगर देखें इसकी फैसिलिटी की तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फास्ट है। मोज़िला की बात करें तो विंडोज़ है, मैक है, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, इन सभी में चलता है, आईओएस में नहीं चलेगा। तो ये ओपन सोर्स और सिक्योर है। सफारी की बात करें तो मैक डिवाइसेस में चलता है, आईओएस में चलता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ और मैक दोनों में चल जाता है, क्रोमियम बेस्ड है। और ओपेरा जो है आपका विंडोज़, मैक और लाइनेक्स, एंड्रॉयड, इन सभी में चलता है। ये बिल्ट इन वीपीएन इसमें होता है, एड ब्लॉकर होता है। इसके साथ ही अगर बात करें वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की, तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट की सामग्री को दिखाने का काम कर लेता है और सर्च इंजन वेबसाइट को खोजने में या सर्च करने में मदद करता है। एग्जाम्पल गूगल क्रोम, सफारी वेब ब्राउज़र, गूगल, बिंग और वाइडू आपके सर्च इंजन। इंस्टॉलेशन की बात करें तो रिक्वायर्ड ऑन डिवाइस, और यहाँ पे जो है ब्राउज़र के माध्यम से इसको एक्सेस किया जा सकता है, इंस्टॉल करने की मदद मतलब ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। बाइडू, बाइडू एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। उपयोगकर्ता को वेबसाइट खोजने में मदद कर लेता है, गूगल सर्च की तरह। गूगल क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है और सफारी भी आपका ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेबसाइट पर वापस लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए डायग्राम है। तो आंसर तो आपका फर्स्ट नंबर का होगा, पर हम सिंपल देखते हैं। मान लीजिए कोई यूज़र है, यूज़र ने अपने पीसी से गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम में कोई चीज़ें सर्च किया, कोई वेबसाइट को विजिट किया। मान लीजिए यहाँ पे वेबसाइट सर्च किया www.sarkarstudywaves.com। तो यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके उनने सर्वर से उस वेबसाइट को अपने पीसी में लाकर यहाँ पे दिखा दिया। अब पहली बार खोलने में तो उनने टाइम लगाया, दूसरी बार जब खोलेंगे तो दूसरी बार खोलने पे क्या होगा, वो एक प्रकार से जल्दी खुलेगी। तो उसकी कुछ फाइल्स पहले से हमारे ब्राउज़र में स्टोर कर दी जाती है, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाती, कुकीज़ कहलाती है। और प्लगइन्स का मतलब क्या हो जाता है, प्लगइन्स का मतलब हो जाता है सिंपल अगर देखें तो जो ब्राउज़र काम कर सकता है उसके अलावा भी कुछ और काम कराना है तो उसके लिए प्लगइन्स की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ब्राउज़र की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का काम कर लेते हैं प्लगइन्स। स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट छोटे छोटे कोड लिखने के लिए काम कर लेती है। और एएसपी मतलब एक्टिव सर्वर पेज। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुकीज़ मतलब छोटी फाइल जो वेबसाइट उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में स्टोर की जा सकती है। और यूज़र की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, प्रेफरेंस सबको याद रखती है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेज प्रेफरेंस है, शॉपिंग कार्ट है, ये सारी चीज़ें। प्लगइन्स की बात करें तो ब्राउज़र की कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी जोड़ने में मदद करती है। स्क्रिप्ट डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, वीवी स्क्रिप्ट है। एएसपी एक्टिव सर्वर पेज बोले तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूज़नेट जो न्यूज़ ग्रुप है उसके संदर्भ में प्रारंभिक संदेश पोस्टिंग के लिए अनुक्रियाओं का क्रम है। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक मैसेज लिखे, ये देखिए मतलब पहले क्रिएट के बटन पर क्लिक करें, मैसेज लिखे, फिर दूसरा उसमें अटैचमेंट करे, ग्रीटिंग वगैरह लिखे, सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे और कंप्लीट ले जाकर हमने क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए। ठीक है, पोस्ट मतलब एक प्रोसेस हो गई। परंतु एक सिंगल जो प्रोसेस है, ये देखिए जो प्रोसेस है उसके अंदर जो एक एक क्रियाएं हो रही है, वो क्रियाओं को क्या बोलेंगे, उन क्रियाओं को हम बोलेंगे थ्रेड, जो कि हमने पहले भी देखे थे। ठीक है, तो पोस्ट मतलब कंप्लीट रूप से पोस्ट क्रिएट करे, और कमेंट मतलब किसी चीज़ पर टिप्पणी करना, और लिस्ट मतलब लिस्ट बाय इस प्रकार से दर्शाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपके जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कुछ भी चीज़ें रहती है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखें।
लेक्चर पसंद आया है, जैसे भी लगा है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको जो है वीडियो से फ़ायदा होते रहे और आपके लिए काम की चीज़ें आते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद।